आपसी की फूट में ये हाड़ी तो गई है फूट। हारे हो चुनाव तो अब जलेबी बिकवाइए। नमस्कार, मैं जनबक्ता श्रीओम गौतम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। जम्मू कश्मीर में जिसकी उम्मीद थी, जो दिख रहा था वही हुआ, लेकिन हरियाणा में जिसकी उम्मीद न जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को थी और न ही हारने वाली पार्टी कांग्रेस को थी, वो हो गया। यानी सब लोग जो आकलन कर रहे थे, जो ग्राउंड पे दिख रहा था, जो वहां के लोग बता रहे थे, उससे उलट हुआ। और इस पर हमने भी 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो 20 दिन पहले बनाया था और एक वीडियो हमने चुनाव वाले दिन बनाया था, लेकिन उस दिन हमें कुछ आशंका नजर आई थी और इसलिए हमने अपने उस वीडियो में इस बात का जिक्र कर दिया था कि जीत तो कांग्रेस रही है, लेकिन अंतिम समय में चुनाव में मतदाता क्या कर देगा, वो चमत्कार भी हो सकता है। और अगर कोई चमत्कार होता है तो उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और वही हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हरियाणा में शासन कर रही थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, तमाम तरीके की आपसी खींचतान थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो बहुत ही चमत्कारिक है। इस जीत के पीछे 2 फैक्टर हैं और वही 2 सबसे बड़े कारण रहे जिसकी वजह से जो सीटें कांग्रेस की आती हुई दिख रही थी, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही थी, वो सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। इसके पीछे 2 ही कारण रहे और बाकी तमाम जो बड़े बड़े मीडिया के चैनल हैं उन पर इस पर चर्चा न तो हो रही है, ना ही वो इस चर्चा को कर पाएंगे, क्योंकि वो उस दृष्टि तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तमाम लोग इस पूरी की पूरी जीत के लिए 2 लोगों को श्रेय दे रहे हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को श्रेय दिया जा रहा है। हमेशा यही होता है, जब भी जीत होती है तो जीत का श्रेय लेने के लिए तमाम लोगों को खोजा जाता है और जो सबसे ज्यादा उपयुक्त लगते हैं उन लोगों को उसका श्रेय दे दिया जाता है, और ये होता है और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। हम उसी पर चर्चा आपके साथ आज करने वाले हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का रहा, वो था जो उन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में एक खैरात की बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया था। वो बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात थी, कांग्रेस पार्टी द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रोल पार्टी के ऊपर दे दिया जाना, जिसके बाद जो लोग पहले कांग्रेस के या दूसरे जाति विशेष के शासन को झेल चुके थे हरियाणा में, वो नहीं चाहते थे, जो कि नॉन जाट वोट थे, वो नहीं चाहते थे कि फिर से वही एक जाति का शासन इस प्रदेश में आए और एक जाति के लोग हावी हो जाएं। इसमें जो खींचतान चली शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच, उसने भी बड़ा योगदान दिया, क्योंकि जो कांग्रेस के वोट थे या जो दूसरे अदर कास्ट के वोट थे, उन्हें ये लगा कि हो ना हो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। और वैसी स्थिति में जो पहले होता रहा है कि एक जाति पूरी तरीके से दबंगई करेगी, हावी हो जाएगी, वो हरियाणा के ज्यादातर वोटर नहीं चाहते थे। हरियाणा में जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो जाट जाति का है, लेकिन उसके अलावा जो वोट बैंक है वो नॉन जाट है। उसमें खत्री भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, सैनी भी आते हैं, बिश्नोई भी आते हैं, तमाम दूसरी जातियां हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं और महादलित भी आते हैं। ये सब के सब ये सोच के बैठे हुए थे कि अगर फिर से भूपेंद्र हुड्डा का वो शासन आएगा, उन्हें वो याद आने लगी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस तरीके से लूट का बोलबाला था और कुछ विशेष जातियों के लोगों के ऊपर दबंगई चलाया करते थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी हरियाणा के नॉन जाट वोटर ने एक मुश्त वोट दिया है। दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी हमने चर्चा की वो भी बहुत खास है, और उस फैक्टर की वजह से आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, इन चुनावों में ये तय हो गया है कि वही पार्टी जीतेगी जो जनता को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर रेवड़ियां परोसेगी।
यानी जो पहले कहा जाता था कि चुनाव नेता और नीति के दम पर जीता जाता है, अब ये चुनाव जीतने का जो तरीका है वो नेता और नीति के नहीं बल्कि नेक के दम पर होगा। नेक आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो दक्षिणा मिलती है, जो लोगों को मुफ्त की विदाई मिलती है, उसके दम पर अब आने वाले समय में विधानसभाओं के चुनावों के निर्णय होंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है इसी दम पर, और झारखंड में भी जीत सकती है, महाराष्ट्र में भी जीत सकती है, अगर वो अच्छी तरीके से अपनी रेवड़ियों की जो थैली है, जो पैकेज है, वो जनता तक पहुंचा देती है, उनको जो वायदे करने वाली है वो ढंग से पहुंचा देती है। हरियाणा के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल नहीं था, पोस्टर्स पे भी उनको बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया था, ग्राउंड लेवल पर ही चुनाव हो रहा था। और जो लोग आज कह रहे हैं कि ये सब नायब सैनी की वजह से हुआ है, नायब सैनी तक को उम्मीद नहीं थी कि वापसी होने वाली है सत्ता में, वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया था तो उसकी वजह यही थी कि एंटी इनकम्बेंसी था, और नायब सैनी को वो एक मीडियम के माध्यम से लाए थे, और उन्हें भी उम्मीद थी कि अब चूंकि सरकार वापस नहीं आनी है तो जब तक सरकार है तब तक एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो दोनों ही तरफ से संतुलन बनाए। इसके खिलाफ अनिल विज भी बोलने लगे थे, दूसरे इंद्रजीत दाव, तमाम जो राव कम्युनिटी के लोग थे वो भी बोल रहे थे, और भी तमाम लोग थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है वो उसने सबको चौंका दिया है, और इसमें सबसे बड़ी वजह वही रही जो हमने पहले वीडियो में भी कहा था कि हरियाणा में अगर कोई चुनाव जीतेगा तो वो जीतेगी खैरात की राजनीति, और खैरात की राजनीति ही हरियाणा में चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। जो सीटें कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही थी उसके पीछे भी खैरात की राजनीति, कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होने वाली थी। तमाम जो बातें कांग्रेस कर रही थी उसमें लोगों को दम नहीं नजर आ रहा था। कांग्रेस के 2-3 मुद्दे थे, एक जाति का मुद्दा था, दूसरा पहलवानों का मुद्दा था, और तीसरा तमाम अफवाहों वाले मुद्दे थे जैसे अग्निवीर का हो गया, बेरोजगारी का हो गया। और इन सब के साथ साथ जो राहुल गांधी खटाखट पॉलिटिक्स के तहत 2000 रुपए हर महिला को देने की बात कर रहे थे, 100 गज के मकान देने की बात हो रही थी जिसमें 3.5 लाख की लागत लगनी थी, और भी तमाम जो रेवड़ियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर रेवड़ी उससे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दी, और नहले पे दहला दे दिया उन्होंने कि हर जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़की होगी जो कॉलेज पढ़ने जाएगी उसको एक स्कूटी दी जाएगी। ये सारे फैक्टर्स, और वो जो फैक्टर था एक जाति विशेष के शासन की वापसी की वजह से लोगों में जो एक डर पैदा हो रहा था, उस डर ने बड़ा काम किया, और अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इसमें एक भूमिका राहुल गांधी की भी रही। शुरुआत में लोगों को लगा कि राहुल गांधी एक मजे हुए और विद्वान नेता बन गए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का अंतिम दौर आया तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा हास्यास्पद मजाकिया या कहे कि बचकाना एक आइडिया दे दिया। राहुल गांधी ने गोहाना की जो जलेबी बनती है उसकी तारीफ करते हुए ऐसी बातें कह दी जिससे जो हरियाणा के पढ़े लिखे वोटर थे उनको समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए पर राहुल गांधी एक मजे हुए और समझदार नेता की तरह नहीं बन सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने उसी पुराने पप्पू वाले अंदाज में कहा कि ये जो जलेबी है ये जहां बनती है वो दुकान में कम से कम 100 लोग काम करते हैं होंगे, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये जलेबी एक्सपोर्ट हो, यूएस जाए, यूरोप जाए, चीन जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, सब जगह में ये जाए, और उनकी उस दुकान में जो फैक्ट्री का रूप ले लेगी उसमें 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 आदमी काम करें। राहुल गांधी ये भूल गए कि जलेबी की दुकान कितनी भी बड़ी हो, उन्हें पता ही नहीं था कि उसमें 5 आदमी से ज्यादा काम करते ही नहीं है। बहुत बड़ा हलवाई होगा, तमाम और मिठाइयां भी बनती होंगी, तब ज्यादा से ज्यादा उसके वर्कशॉप में 100 आदमी काम करेंगे, लेकिन वो 50,000 आदमी की फैक्ट्री खोलने वाले थे। तो लोगों को यह समझ में आ गया कि ये से जिसको हम नेता मान के चल रहे हैं और जिसको भारत की संसद में विपक्ष के नेता का पद भी मिल गया है, उस व्यक्ति की जो सोच है, समझ है, वो एक साधारण बालक जितनी नहीं है, तो इस पे कैसे विश्वास करें। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उनकी सोच तो पहले से हरियाणा के लोगों को पता थी। यही सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हरियाणा के रिजल्ट को इस तरीके से पेश किया है।
जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जिसकी उम्मीद न तो जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को थी और ना ही हारने वाली कांग्रेस को थी, ना उन बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट को थी, बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वालों को भी थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हालांकि हमने अपने दूसरे वीडियो में इसकी आशंका जताई थी। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि बाजी इतनी आसानी से और इस तरीके से उलट जाएगी। हमें लग रहा था कि संघर्ष कठिन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 तक आ सकती है। शुरुआत में हमें 30 लग रहा था, लेकिन जब चुनाव हुआ उस दिन हमें लगा कि 35 से 40 आ सकती है और कांग्रेस की सीटें हमें 40 से 50 के आसपास दिख रही थी, जो हमारे पास ग्राउंड की रिपोर्ट आई थी। लेकिन जो एक पुरानी भारतीय जनता पार्टी का नारा चलता है कि चुपचाप कमल छाप, हरियाणा में वही हुआ है। हरियाणा के लोगों ने चुपचाप, जो एक साइलेंट वर्ग का वोटर था, उसने न कोई हल्ला किया, न कोई विरोध किया, न कोई राय जाहिर की और अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया, क्योंकि वो कांग्रेस की एक जाति विशेष की दबंगई को नहीं लाना चाहते थे सत्ता में। दूसरी बात, जहां जम्मू कश्मीर की है वहां पहले से स्थिति स्पष्ट थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी के इलाके में चुनाव ही नहीं लड़ी थी। जिन सीटों पर लड़ी थी वहां भी उनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो वोटर है वो ज्यादातर मुस्लिम है और मुस्लिम वोटर का एक पूरे देश का एक मन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी तमाम भ्रम पाले हुए है, लेकिन यहाँ वो भ्रम उनका पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि मुस्लिम वोटर किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। जम्मू कश्मीर की, कश्मीर घाटी की एक सीट है, उस पर जरूर एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1100 वोट से हारा है, जिस पर 98% मुस्लिम है। लेकिन यहाँ एक और राज की बात है कि जो उम्मीदवार है वो पहले एक बार निर्दलीय के तौर पर जीत चुका है, तो यहाँ भी वो वोट बीजेपी का नहीं है, वो उस उम्मीदवार का अपना वोट है। यानी जो मुस्लिम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, चाहे हैदराबाद के हों या तेलंगाना के हों, कहीं के वो हों, उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, चाहे किसी को भी वोट दे। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 90 सीटों में से 60 सीटों पे चुनाव लड़ा और जम्मू रीजन की जो 43 सीटें थी उनमें से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी विक्ट्री मिली, लेकिन कश्मीर वैली में उनको कुछ नहीं मिल पाया, जो कि पहले से दिख रहा था। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने जो खैरात की राजनीति जिस तरीके से हावी हुई है, उससे अब आने वाले समय में भारत के जो 3 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां की पहले से इबारत लिख दी है कि जो पार्टी अच्छी तरीके से ज्यादा रेवड़ियां परोस देगी जनता के बीच में, वही जीत जाएगी। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड में शिबू सोरेन की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो हो। महाराष्ट्र का जहां तक लगता है, चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, तो ये तीनों पार्टियां जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर अलग अलग अपना मैनिफेस्टो पेश करेंगी। यानी कि उनकी जो रेवड़ियां होंगी वो अलग अलग होंगी। हाँ, अगर वो मिलके एक ही मैनिफेस्टो में संयुक्त रूप से रेवड़ियां परोसती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे, जैसे उन्होंने हरियाणा में नीति अपनाई थी कि 1+U, यानी कि आपसे एक ज्यादा, अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऐसा फिर करने में कामयाब हो जाती है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए आपको दिख सकती है। जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की पार्टी, वो चूंकि अलग से देंगे तो उन पर इतना लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा जितना भारतीय जनता पार्टी पर होगा। तो अब जो आने वाले विधानसभाओं के चुनाव है, आप ये निश्चित मानिए कि उसमें खैरात की राजनीति बहुत ज्यादा हावी होने वाली है और इसका जो नुकसान है अल्टीमेटली आम जनता को भुगतना पड़ता है। देश की जो जनता मेहनत करती है, जो लोग 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनको अपना मिनिमम वेजेस नहीं मिल पाता है। इस पर कोई भी रीजनल पार्टी बात नहीं करती है। केंद्र सरकार ने अभी जो मिनिमम वेजेस बढ़ाया, राज्य सरकारों का जो मिनिमम वेजेस है उसमें काफी अंतर है। उसके बावजूद जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिलता है और कोई भी पार्टी इस बात के लिए जनता की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये वायदा नहीं करती है कि जो आपका मेहनताना है, जो आपका हक है, हम वो आपको दिलाएंगे। क्योंकि ये जो वर्ग है ना, जो मेहनत करके कमाना चाहता है, उसे रेवड़ियों से ज्यादा मतलब नहीं है। वो चाहता है कि वो खुद मेहनत करे और उसके दम पर अपनी जिंदगी को सजाए, संवारे और जिए।
उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है और उसके बारे में कोई सोचता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति खैरात के दम पर चलेगी, ये हरियाणा के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में दूसरा मसला था, वहां भय के आधार पर दोनों पार्टियां जीती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या नेशनल कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी हो। कश्मीर घाटी में कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने यह भय दिखाया कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाया तो ये भारत के जो तमाम दूसरे लोग हैं वो कश्मीर घाटी में बसा देंगे और हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। दूसरी तरफ जम्मू के लोगों को यह भय था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है तो कश्मीरियत हावी हो जाएगी, जो पहले हुआ करता था। तमाम जो पत्थरबाजी होगी, तमाम जो दूसरे आतंकवादी गतिविधियां थी वो बढ़ जाएगी और हो सकता है 370 के पहले की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाए। तो वो लोग उनके डर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं और कश्मीर घाटी के जो लोग हैं वो दूसरे डर से और दूसरे लालच में आके कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आती है तो 370 की बहाली हो जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकता है। लेकिन लालच और भय जम्मू कश्मीर में काम किया और खैरात की राजनीति ने काम किया है हरियाणा में है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। निश्चित ही ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। अच्छा है वो सरकार बनाए और हम उनसे ये कहेंगे कि आपने सरकार तो बना ली है, पर खैरात की राजनीति की बजाय आप देश के विकास पर ध्यान दीजिए। बहुसंख्यक जो लोग हैं जो मेहनत करके अपनी रोटी कमाना चाहते हैं, मेहनत करके तरक्की करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित मानिए फिर आपको खैरात की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी।